संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, भारत से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती शारदा दरबारी जी, स्पेन से हिंदी गुरुकुल स्पेन की संस्थापक श्रीमती पूजा अनिल जी, कुवैत के फाहिल अल वतनिया इंडियन प्राइवेट स्कूल से हिंदी विभागाध्यक्ष श्रीमती वीना अग्रवाल जी, चीन के क्वांगटोंग विदेशी भाषा विद्यालय से व्याख्याता हिंदी विभाग दानसुश्री लाई वेई जी, स्पेन से प्रस्तुति करने वाले छात्र श्री हितेश दीपक लांबा जी, कुवैत से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री राधा आचार्य जी, चीन से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री थान चिंग ई जी, फेसबुक से जुड़े सभी सम्मानीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस से हिंदी से प्यार है अमेरिका, हिंदी गुरुकुल स्पेन फाहिल अल वतनिया इंडियन प्राइवेट स्कूल कुवैत एवं क्वांगटोंग विदेशी भाषा विद्यालय चीन के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 5, संदर्भ है हिंदी दिवस। आज हम इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी के स्वागत भाषण से। आमंत्रित हैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद डॉक्टर काशीनाथ जी। कार्यक्रम की समादरणीय अध्यक्षा, वक्ता के रूप में आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय छात्रों एवं हिंदी प्रेमियों, सादर सप्रेम नमस्ते। हिंदी में अभिव्यक्ति वर्चुअल कार्यक्रम का यह 5वां संस्करण हिंदी भाषा के विशेष और पावन पर्व हिंदी दिवस को समर्पित है। हिंदी के इतिहास में अब तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, उनमें से प्रमुख हैं सन 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी का राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करना। हिंदी का जन्म भारत में हुआ और हमें गर्व है कि भारत की पुत्री एवं वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार श्रीमती सरस दरबारी जी भारत में हिंदी के विकास की ओर संकेत करते हुए भारत से पूरे विश्व तक हिंदी की यात्रा पर अपने उद्गार व्यक्त करेंगी और शिक्षकों एवं छात्रों को सुनने के उपरांत विभिन्न देशों में हिंदी दिवस के संदर्भ में आयोजित होने वाली गतिविधियों पर अपनी धारणाएं व्यक्त करेंगी। श्रीमती सरस दरबारी जी के विचार हम सब के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। दक्षिण पश्चिमी यूरोप में अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के पार स्थित देश स्पेन का, जहां भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, वहां भारत की भाषा हिंदी को भी इस देश के निवासी प्रेम पूर्वक सीख रहे हैं। स्पेन में हिंदी के सकारात्मक प्रभाव और विशेष रूप से हिंदी गुरुकुल स्पेन में हिंदी की पढ़ाई और हिंदी दिवस की गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं गुरुकुल स्पेन की हिंदी शिक्षिका श्रीमती
पूजा अनिल जी और विद्यार्थी श्री हितेश दीपक लांबा जी, उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। खाड़ी की ओर हम बढ़ेंगे तो यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान आदि कई देशों में हिंदी का अध्ययन, अध्यापन और प्रचार सुनियोजित रूप से हो रहा है। आज कुवैत के फाहिल अल वतनिया इंडियन प्राइवेट स्कूल की अध्यापिका श्रीमती वाणी अग्रवाल जी और छात्रा कुमारी राधा आचार्य जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। श्रीमती वाणी जी 3 दशकों से कुवैत में हिंदी पढ़ा रही हैं और हर साल हिंदी दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। इस संदर्भ में वे अपना अनुभव साझा करेंगी और सुश्री आचार्य जी बताएंगी कि उनकी दृष्टि में हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है। श्रीमती अग्रवाल जी और कुमारी राधा आचार्य जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारत के पड़ोसी देश चीन में विश्वविद्यालयी स्तर पर विद्यार्थी बड़े चाव से हिंदी भाषा सीख रहे हैं। हर्ष का विषय है कि क्वांटम विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की व्याख्याता सुश्री लाई वेई और छात्रा कुमारी थान चिंग ई ने हिंदी भाषा और हिंदी दिवस के विषय में अपने विचार प्रकट करना स्वीकार किया है। उनका मैं बहुत प्रसन्नता के साथ स्वागत करती हूँ। विश्व के अलग अलग देशों में हिंदी के प्रति हिंदी के प्रति आकर्षित करने में हिंदी के प्रति लोगों को आकर्षित करने में और विशेषकर हिंदी साहित्यकारों की रचनाओं से विश्व को परिचित करने में जिन महानुभाव का सहयोग हमें प्राप्त होता है वे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री अनूप भार्गव जी जो हिंदी से प्यार है के संस्थापक हैं, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मॉरिशस से हमारे साथ जुड़े हैं विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, वरिष्ठ सहायक संपादक श्री प्रकाश वीर जी और अनुसंधान एवं विकास सहायक डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ जी, उनका भी हार्दिक स्वागत किया जाता है। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हिंदी के सभी हितैषियों का मैं स्वागत करती हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान के लिए धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को उनके प्रेरणादायक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। आइए आज के कार्यक्रम के पहले छात्र प्रस्तुतिकर्ता को सुनते हैं। पहले छात्र प्रस्तुतिकर्ता हैं स्पेन से श्री हितेश दीपक लांबा जी। आप हिंदी गुरुकुल स्पेन में कक्षा 12 में हिंदी के छात्र हैं। आप हिंदी भाषा के महत्व पर अपने विचार प्रकट करेंगे। आपका स्वागत है श्री हितेश दीपक लांबा जी। धन्यवाद डॉक्टर मनोज काशीनाथ जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित देश विदेश के सभी विद्वानों को सादर प्रणाम। साथ ही हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। विश्व हिंदी सचिवालय तथा हिंदी से प्यार है समूह को इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु अनेक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तथा विश्व में भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या हिंदी भाषी है। हिंदी भाषा का सम्मान हमारे भारत देश का सम्मान है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेन में हिंदी दिवस किस तरह मनाया गया तथा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिंदी दिवस के अवसर पर मैड्रिड में स्थित भारतीय राजदूतावास एवं हिंदी गुरुकुल स्पेन के
सझा सहयोग से मैड्रिड के केंद्र में स्थित एस्पासियो रोंडा नामक सांस्कृतिक भवन में हिंदी दिवस संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदी गुरुकुल स्पेन की भी भागीदारी रही और पूजा अनिल जी ने अपनी कहानी मोहन की माँ सुनाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। राजदूतावास द्वारा हिंदी दिवस से एक सप्ताह पूर्व ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिनके विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इन प्रतियोगिताओं में हिंदी निबंध लेखन, हिंदी कविता, हिंदी सुलेख लेखन तथा चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर पहुंचने से संबंधित चित्र बनाने की प्रतियोगिताएं रखी गई थी। इन प्रतियोगिताओं में भारतवंशियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इनमें से प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम एवं दूसरा स्थान पाने वाले प्रतिभागी को भारतीय राजदूतावास की तरफ से पुरस्कार तथा सम्मान दिया गया। तत्पश्चात एस्थर ब्लांको के नाट्य समूह द्वारा भारतीयता का प्रतीक भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत किया गया। इन्होंने 3 प्रस्तुति दी, जिनमें प्रथम गणपति उपासना, दूसरा विश्व पक्षाक्षर सूक्तम पर प्रस्तुति तथा तीसरा देवी उपासना प्रस्तुति रही। इनके नृत्य ने समारोह में सम्मान बांध दिया और दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। नृत्य के पश्चात हिंदी कविता लेखन में प्रथम स्थान प्राप्त लेखिका शताब्दी जी को अपने कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया गया। इन्होंने अपनी कविता वसुधैव कुटुंबकम सुनाकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इसके पश्चात कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। साथ ही दूतावास द्वारा आयोजित नाश्ते हेतु सभी प्रतिभागियों तथा दर्शकों को निमंत्रित किया गया। इसके अलावा बार्सिलोना में भी हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया गया। भारतीय नृत्य, हिंदी कविता, हिंदी गायन के साथ स्पेन में प्रवासी भारतीय हिंदी दिवस के आयोजन में बेहद उत्साह से भाग लेते हैं। हम कामना करते हैं कि हिंदी जन जन की भाषा बनकर विश्व पटेल पर गौरवान्वित हो। धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए स्पेन से हितेश दीपक लांबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली छात्रा कुवैत से प्रस्तुति देगी सुश्री राधा आचार्य जी। आप फाहिल अल वतनिया इंडियन प्राइवेट स्कूल में कक्षा 11 में हिंदी की छात्रा हैं। आप हिंदी भाषा के महत्व के अनुभवों और उसके अपने अनुभवों से हमें साझा करेंगी। आप का स्वागत है सुश्री राधा आचार्य जी। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हमारा पृथ्वी मंडल, ग्रह मंडल, अंतरिक्ष मंडल तथा सभी आकाश गंगाओं की गतिशीलता से उत्पन्न महान ध्वनि ही ईश्वर की प्रथम पहचान प्रणव अक्षर ओम है। यह परमात्मा जो आकाश के रूप में विद्यमान है, वंदनीय है। हम उस परमात्मा के प्रकाश का ध्यान करते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। नमस्ते, मैं राधा आचार्य
कक्षा 11वीं की छात्रा फेब्स डीपीएस से आज अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए अत्यंत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। हिंदी, क्या मुझ जैसा हिंदी प्रेमी ये स्वीकार कर पाएगा कि ये केवल एक भाषा है? कदापि नहीं। हिंदी तो एक भाव है जिसे हम सब महसूस करते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जिसने न जाने कितने ही लोगों को ये विश्वास दिलाया होगा कि एक भाषा में इतनी ताकत अवश्य होती है कि एक व्यक्ति अपने मनोभावों को आसानी से शब्दों में पिरो सके। इस भाषा की सुंदरता इसके कोमल मौखिक भाव एवं सरल लिखित में है। जन जन को जो एकता के सूत्र में बांधे रखती है वो भाषा मेरी हिंदी है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा हमें नई पुरानी पुस्तकें, कविताएं एवं साहित्य के ग्रंथों को पढ़ने में भी सहायक सिद्ध होती है। एक भाषा को सीखने का उद्देश्य केवल वार्तालाप या पढ़ने लिखने में उसका उपयोग करना ही नहीं, अपितु जीवन सार से भरे महान ग्रंथों को पढ़ने में भी है। आज मैं आप सभी को भगवत गीता के कुछ श्लोक सुनाकर उनके अर्थ समझाने का प्रयत्न करूंगी। ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोत्स कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मनुष्य को तो सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। तू मन लगाकर कर्म करता जा। कर्म फल को देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर का है। फल की चिंता मत कर। सरल भाषा में हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। वासं सृजनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, डर मत, अपना कर्म कर। आत्मा शरीर एक माध्यम है। आत्मा अजर एवं अमर है, इसे कोई नहीं मार सकता। तू केवल अपना कर्म कर और मृत्यु का भय छोड़ दे। जिस प्रकार मानव अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा अपना जीर्ण शीर्ण शरीर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूं। इस संसार में जहां बुराई है
तो अच्छाई भी है। हमेशा अच्छाई बुराई को पराजित करती है। तू चिंता मत कर, सत्य का साथ दे, जीत सत्य की ही होगी। धन्यवाद। गीता के इस श्लोकों को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए तथा अपनी ज्ञानवर्धक वाणी से हमें तिरोहित करने के लिए कुवैत से सुश्री राधा आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा, सुनने में शहद से मीठी है हिंदी भाषा, अर्थों में सागर से गहरी है हिंदी भाषा। ऐसी हिंदी भाषा को सद सद नमन। हिंदी दिवस के लिए सभी प्रतिभागियों, सभी महानुभावों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही है चीन से सुश्री थांग चिंग ई जी। आप क्वांगतोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की हिंदी छात्रा हैं। आप हिंदी भाषा के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। आपका स्वागत है सुश्री थांग चिंग ई जी। धन्यवाद जी। इस मंच से जुड़े सभी आदरणीय गुरुजनों, मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आहना होम, क्वांगडोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय जिंग में हिंदी बचने वाली एक छात्रा हूँ। मेरा हिंदी नाम आहना है और चीनी नाम थांग चिंग ई है। आज मेरा विषय है हिंदी का महत्व। हिंदी का महत्व अनेक पहलुओं में निहित है। सबसे पहले भाषा संस्कृति की वाहक होती है। हिंदी सीखने से भारतीय संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। हिंदी भारत की प्रमुख आधारकारी भाषाओं में से एक है और भारतीय साहित्य, फिल्मों, संगीत और अन्य कला रूपों की एक महत्वपूर्ण वाहक है। हिंदी सीखकर मैं भारतीय संस्कृति समझ सकती हूँ, भारतीय फिल्मों और संगीत की सराहना कर सकती हूँ, अपने सांस्कृतिक क्षितिज का भी विस्तार कर सकता हूँ। दूसरा, भाषा लोगों के संवाद करने का एक साधन है। हिंदी सीखने से दैनिक संचार आसान हो जाता है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। धाराप्रवाह हिंदी सुनने और पढ़ने से भारतीयों के साथ संवाद करना आसान हो जाता है। इसका उपयोग न केवल पर्यटन, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अन्य अवसरों में किया जा सकता है, बल्कि भारतीय लोगों और संस्कृति के बारे में हमारे समझ में भी बढ़ा सकता है। तीसरा, हिंदी सीखना मेरे अंतर सांस्कृतिक संचार कौशल में बेहतर बनाने में मदद करता है। एक नई भाषा सीखना, विशेष रूप से हिंदी जैसी गैर देशी भाषा, किसी के अंतर सांस्कृतिक संचार कौशल में सुधार कर सकती है। हिंदी सीखकर मैं भारतीय लोगों के सोचने के तरीके और नैतिक मूल्यों को बेहतर ढंग से समझ सकती हूँ। भारतीय लोगों के साथ संवाद करने की अपने क्षमता को बढ़ा सकती हूँ। इसके अलावा हिंदी सीखने से मेरी भाषा सीखने की क्षमता में सुधार हुआ है और इस तरह अन्य भाषाओं को सीखने की नींव तैयार हो सकती है। संक्षेप में, हिंदी सीखने से न केवल मेरे दैनिक संचार और रोजगार में मदद मिलती है, बल्कि मेरे सांस्कृतिक क्षितिज का भी विस्तार होता है और मेरे अंदर सांस्कृतिक संचार कौशल तथा भाषा सीखने की क्षमताओं में सुधार होता है। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदी सीखने का बहुत महत्व है। मुझे इस मंच से जुड़ने का अवसर देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
चीन से सुश्री थांग छिंग ई जी को हम हिंदी में अभिव्यक्ति के माध्यम से हिंदी भाषा के महत्व पर अपने विचार साझा करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य भाषण के लिए मैं श्रीमती पूजा अनिल जी को आमंत्रित करता हूं, जो स्पेन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप हिंदू गुरुकुल स्पेन की संस्थापक हैं। आपका जन्म राजस्थान भारत में हुआ। आपने प्राणी विज्ञान में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। आपने 12 से अधिक राष्ट्र के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का ज्ञान दिया। आप लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से जुड़ी रहकर हिंदी में विविध विधाओं पर रचना कार्य करती रही हैं। आपने हिंदी एवं स्पेनिश दोनों ही भाषाओं में कविताएं लिखी हैं और उनका अनुवाद भी किया है। आपका स्वागत है श्रीमती पूजा अनिल जी। नमस्ते। डॉक्टर काशीनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए, परिचय देने के लिए भी। और आज की सभा में उपस्थित विश्व के समस्त विद्वानों और विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय तथा हिंदी से प्यार है समूह को बहुत धन्यवाद हमारे हिंदी गुरुकुल स्पेन को इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। देश विदेश के सभी हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां हैं। और जब बात हिंदी दिवस की हो रही है तो मैं अपनी एक पंक्ति से इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ कि मैं जब मीठी हिंदी में बोलूं, कानों में सबके मधुर रस घोलूं। तो एक तरफ तो हम हिंदी के संवर्धन की बात करते हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा है कि कविता के जरिए, व्यंग्य के जरिए अथवा किसी आलेख के द्वारा कई लोग हिंदी दिवस मनाने पर सवाल उठाते हैं कि साल में केवल एक दिन हिंदी को समर्पित करने से हिंदी का कोई भला नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। हम अपना जन्मदिन भी तो साल में एक ही बार मनाते हैं, तो क्या इससे हमारे अस्तित्व पर कोई आंच आती है क्या? नहीं ना। बल्कि जन्मदिन के बहाने एक दिन विशेष पर हमारे लिए बधाई और शुभकामनाओं के संदेश भेजकर हमें अपने ही जीवन में विशेष होने की अनुभूति करवाई जाती है। तो यदि हिंदी के लिए कोई दिन विशेष मनाया जाए तो वो दिन भाषा के महत्व को रेखांकित करता है। इसे उसी विशिष्ट अनुभूति से अलंकृत किया जाता है जैसे किसी का जन्मदिन हो। मेरी दृष्टि से एक दिन में इसे समेट कर इतिश्री कर देने की भावना से यह दिन नहीं मनाया जाता है, बल्कि हिंदी को विशेष दर्जा देने की मंशा से इसे मनाया जाता है, जो कि मेरी दृष्टि में आवश्यक भी है। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे लिए केवल एक ही दिन हिंदी को समर्पित दिन नहीं है, बल्कि हर दिन हिंदी का दिन है। हिंदी के प्रति प्रेम रखने वाले लोग देश में और विदेश में भी प्रतिदिन हिंदी भाषा में सार्थक कर्म कर रहे हैं, और निश्चित ही उस कर्म की ऊर्जा से हिंदी की आभा में दिन पर दिन निखार आ रहा है। लेखन कार्यशालाएं, साहित्य सृजन में निरत लोग, हिंदी गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, सामूहिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, कविता तथा कथा सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, साक्षात्कार हिंदी में आयोजित किए जा रहे हैं। तो इत्यादि उन सभी पूर्व में किए गए कार्यों का परिणाम है जो अब हम मूर्त रूप में देख पा रहे हैं। यह सब कुछ एक ही दिन में नहीं किया गया है। सालों साल लगते हैं जिसके लिए प्रतिदिन काम किया जाता है। तब ही उस परिश्रम से थोड़ा थोड़ा करके हम हमारे लक्ष्य को हासिल करते हैं। और जो लोग निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, उनके द्वारा निभाए जा रहे उस कर्म के प्रति निष्ठा को दर्शाने हेतु भी यह दिन हिंदी दिवस मनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। छोटे छोटे कदम उठाकर ही बड़े बड़े मैदान पार किए जाते हैं। हिंदी भाषा के लिए उठाए हुए ये नन्हे कदम भविष्य में निश्चित ही
मीलों मील की दूरी तय करने वाले सिद्ध होंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है जब मेरे विदेशी और स्पेनिश विद्यार्थी भी मेरी हिंदी की गतिविधियों में बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। अच्छी बात यह भी है कि हिंदी दिवस मनाने में भी वे पीछे नहीं रहते। उनका उत्साह मेरे लिए भी संजीवनी का काम करता है और मुझे दुगने उत्साह से काम करने का साहस मिलता है। नकारात्मक विचारों को दूर रखकर अपनी संस्कृति के संवर्धन में निरत सभी लोगों को नमन करती हूँ तथा निराशा का संचार करने वालों से कहना चाहूंगी कि हतोत्साहित ना हो, बल्कि स्वयं भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में सहयोग करें। हिंदी दिवस मनाए जाने का एक और मुख्य कारण भी है जिसकी तरफ आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। वह कारण है सामान्य जन, जो हमारे आम जनता है, वे हिंदी भाषा के प्रति कितने जागरूक हैं अथवा उनके भीतर उस जागरूकता को प्रकट करने के लिए भी हिंदी दिवस मनाया जाना आवश्यक है। क्योंकि जो लोग हिंदी के विद्वान हैं अथवा जो लोग लगातार हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यह उनकी बात नहीं हो रही है, बल्कि आम जनता है जो कि अपने दैनिक व्यवहार में, बोलचाल में, व्यापार में, परिवार में और यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर कोई संदेश प्रेषित करने में, लिखने में हिंदी भाषा का प्रमुखता से उपयोग करते हैं। ये उनकी बात है। अक्सर वे लोग बोली जाने वाली हिंदी को लिखने के प्रयास में कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे कि मात्रा की गलती, अक्षरों को लिखे जाने में की जाने वाली वर्तनी की गलती, व्याकरण की गलती। इन सब छोटी छोटी गलतियों के सुधार हेतु और हिंदी के प्रति जन जागरण हेतु भी मैं एक तरह से हिंदी दिवस मनाया जाना आवश्यक समझती हूँ। आप देखते होंगे कि काल के समानांतर भाषा निरंतर उन्नत होती है। इसमें नए शब्द जुड़ते हैं, नई परिभाषाएं बनती चलती हैं, नए मुहावरे एवं लोकोक्तियां गढ़े जाते हैं। इस तरह भाषा का विकास एवं विस्तार होता है। यदि हम एक जगह रुक जाएं तो विकास तथा उन्नति भी रुक जाएंगे। हमसे पहले जिन लोगों ने हिंदी भाषा को उन्नत करने का कार्य किया, उनके श्रम के प्रति नतमस्तक हो विनम्र भाव से मैं कहना चाहूंगी कि उनकी पहल रही, इसीलिए आज हम यह दिन मना पा रहे हैं। तो यदि आप भी हिंदी भाषा को अपना मानते हैं और हिंदी भाषा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का प्रयोग कीजिए, हमारी अपनी भाषा का सम्मान कीजिए और इसकी कीर्ति पताका संपूर्ण विश्व में फहराने में अपना कदम, कम से कम एक कदम आगे बढ़ाइए। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करती हूँ। हमारे सभी साथियों को शुभकामनाएं हैं और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को हृदय तल से धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद मैडम। इस प्रेरणादायक एवं सूचनाओं से भरी हुई प्रस्तुति के लिए, वक्तव्य के लिए श्रीमती पूजा अनिल जी को स्पेन से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वक्तव्य भाषण की ओर बढ़ते हैं। हमारे समक्ष आ रही हैं श्रीमती वानी अग्रवाल जी, जो कि कुवैत से हैं। आप फाहिल अल वतनिया इंडियन प्राइवेट स्कूल कुवैत में 25 वर्षों से हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है श्रीमती वानी अग्रवाल जी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सभा में उपस्थित सभी माननीय जनों को मेरा सादर अभिवादन और विशेष रूप से काशीनाथ जी को। इस समय मैं विशेष रूप से माधुरी मैम का आभार और धन्यवाद विज्ञापित करना चाहूंगी, जिनके सौजन्य से मैं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा हिंदी विकास के इस आयाम से जुड़ पाई। माधुरी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय जो मैं संक्षिप्त रूप में देना चाहूंगी, नाम से तो आप परिचित ही हैं। मैं वाणी अग्रवाल पिछले 40-42 वर्षों से हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। 8 वर्ष दिल्ली आर.के. पुरम में काम करने के पश्चात मैं DPS कुवैत में हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रही हूँ।
आप सभी को इस मंच से मैं हिंदी दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। पेप्स डीपीएस हर वर्ष हिंदी दिवस 2 रूपों में मनाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और इन दोनों दिवसों पर, इन दोनों पर्वों पर हमारे विद्यालय के छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसमें हम हिंदी के दोहा गायन, श्लोक गायन, क्विज, भजन गायन, रामचरितमानस की चौपाई, सूर के पद, यहाँ तक कि उस दिन हिंदी भाषी अध्यापिकाएं भी हिंदी में अपना भाषण विज्ञापित करती है। माधुरी मैम द्वारा दिया गया मेरा विषय है आज का हिंदी में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। तो उस विषय में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज अगर मैं आपसे कहूँ तो हम और आप एक दूसरे के समक्ष केवल मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही जुड़ पाए। वो एक सिर्फ मौखिक माध्यम ही है। इस कार्यक्रम में मैं जिन भी भाषाविदों को सुना है और सुनूंगी और उनके विचार, अपने विचारों को भी संप्रेषित करूंगी, मेरे ख्याल से वो सिर्फ और सिर्फ एक मौखिक माध्यम ही है। तो मैं समझती हूँ कि आप सब इस तथ्य से सहमत होंगे कि हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हिंदी की मौखिक, किसी भी भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति। यहाँ तक कि व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति, पशु, पक्षी सभी की मौखिक अभिव्यक्ति से ही जुड़ते हैं हमारे साथ। देखिए ना, बादलों की गर्जना, नदी की कलकल, समुद्र का बहाव की आवाज, बिजली की गड़गड़ाहट, झरनों का झरझर आदि सभी कहीं ना कहीं किसी रूप में मौखिक अभिव्यक्ति पर निर्भर है। अर्थात प्रकृति भी मौखिक अभिव्यक्ति ही करती है। मैं ये कहूंगी, जो छोटा बालक होता है, जो कोई भी भाषा नहीं जानता, जब उसे माँ मेरा राजा बेटा कहकर बुलाती है तो वो माँ की ओर मुस्कुरा कर देखता है। माँ की भाव अभिव्यक्ति के माध्यम से वह अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य देता है। अतः पुनः यह निश्चित हो गया है कि भाषा सीखने की सुदृढ़ नींव मौखिक अभिव्यक्ति ही है, जिसके अनेक सोपानों से गुजरकर बच्चा हिंदी भाषा की समस्त दक्षताओं को प्राप्त करता है। यदि हम पुरातन इतिहास पर भी नजर डालें तो मानव ने आदि सभ्यता में ध्वनि और संकेतों के माध्यम से, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही भाषा की ओर कदम बढ़ाया। अंततः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि आज इस तकनीकी विज्ञान, चाहे वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, एआई हो या पीपीटी हो या कक्षा में उपलब्ध स्मार्ट बोर्ड हो, सभी मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर ही तो चलते हैं। आज डीपीएस पेप्स गल्फ की इस धरती पर बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए भरसक प्रयासों में लगा है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि हमारे विद्यालय का 50 से 60% छात्र धारा प्रवाह हिंदी में बातचीत करता है। यहाँ तक कि एनसीईआरटी और सीबीएसई ने भी अपनी मूल्यांकन पद्धति में मौखिक अभिव्यक्ति को अंक दिए हैं। यहाँ और प्राथमिक कक्षाओं में तो 40 से 50% अंक हमारे विद्यालय में भी मौखिक अभिव्यक्ति ही है। मुझे नहीं लगता कि मौखिक गतिविधियों को कक्षा में कराने के लिए किसी भी प्रकार की, किसी भी अध्यापक को विशेष निर्देशों की आवश्यकता है। ये तो स्वतः पाठ्यक्रम में को रुचिकर बनाने के लिए विद्यार्थी एवं अध्यापिका के बीच संप्रेषण की वो कला है, जो एक ही कालाश में विषय को स्वतः ही संवादों के माध्यम से नैसर्गिक रूप से सिखा देती है। और दोनों के बीच, यानी छात्र और अध्यापिका के बीच एक ऐसा तारतम्य स्थापित हो जाता है कि छात्र हृदय से उस अभिव्यक्ति को के प्रति उसकी लगाव और प्रेम उत्पन्न होता है। गतिविधियों का संसार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज क्योंकि ये कार्यभार मुझे दिया गया मौखिक अभिव्यक्ति, तो मैं अध्यापकों से यही विनती करूंगी कि स्तर के अनुकूल हमारी होने वाली इन गतिविधियों को सुनकर और अवश्य अपने विद्यालय में कर भी रहे होंगे। और अगर आप और भी गतिविधियां मेरे द्वारा जो बताई गई हैं
अगर आप उनका अनुकरण करेंगे तो विद्यालय में मौखिक अभिव्यक्ति को जरूर नया शिखर मिलेगा। सबसे पहला मैं कहती हूँ, जब अध्यापिका कक्षा में घुसे तो कविता की या गीत की 2 पंक्तियां गुनगुनाते हुए सुने। जब रोज बच्चे 2 पंक्तियां सुनते हैं तो उनको वो दोहराते हैं तो भाषा के प्रति रुचि और नए शब्द सीखते हैं। हम कक्षा में एक मंच बनाकर चौक से बच्चे को बुलाकर 2-4 शब्द, 1 या 2 वाक्य बुलवा सकते हैं। चित्र दिखाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। कक्षा में छोटा सा नाटक खेलकर, चुटकुले, पहेलियां, कविता का एक नया शीर्षक लिखकर अन्य छात्रों से उसका नया शीर्षक बनवा सकते हैं। कहानी सुनाकर उसका अंत पूछ सकते हैं। दोस्तों के विषय में बात कर सकते हैं। किसी एक भोजन की रेसिपी देकर किसी 2-3 छात्रों से उस रेसिपी के विषय में बात कर सकते हैं। शुक्लेख और अनुच्छेद तो ये हम लोग सब करते हैं। आजकल स्लोगन दिखाकर उस पर 2 या 1 लाइन बुलवा सकते हैं। छोटे बच्चों को वर्ण दिखाकर, चित्र दिखाकर उस पर करवा सकते हैं। फिल्म का कोई हिस्सा दिखाकर उसी तरह से संवाद बोलने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं। छात्रों को जरूरी नहीं है कि कक्षा के कमरे में ही बिठाया जाए, उनको कक्षा से बाहर बगीचे में लिखाकर अनेक प्रकृति की वस्तुओं के बारे में पूछ सकते हैं। उन्हें धोबी, कुम्हार, बढ़ई, सुनार, सब्जी वाला, फल वाला, मोची, खानसामा, कूड़े वाला, कपड़े वाला, चाट वाला के चित्र दिखाकर एक एक पंक्ति बुलवा सकते हैं। कक्षा में वस्तुओं की दुकान लगवा सकते हैं। बच्चे का मन पसंद टिफिन मंगवा कर उस पर एक वाक्य सुन सकते हैं। प्रकृति के दृश्य, नदी, पहाड़, चिड़िया, धरती, तारे, चंद्रमा आदि सभी के चित्र लगाकर बात कर सकते हैं। यही एक मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की आधारशिला। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा मुझे सौंपे गए विषय मौखिक अभिव्यक्ति के विषय में शायद मैं कुछ तथ्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकी तथा आपकी अपेक्षाओं पर किसी सीमा तक आप सबको लाभान्वित कर सकी। एक बार माधुरी मैम, मैं फिर आपका धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ने का सौभाग्य दिया। हिंदी दिवस की पुनः एक बार बधाई के साथ मैं अपना भाषण बंद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मौखिक अभिव्यक्ति के विविध सोपानों तथा उसकी आवश्यकता पर सुंदर विचार प्रकट करने के लिए कुवैत से श्रीमती वाणी अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य भाषण के लिए हम आमंत्रित करते हैं चीन से सुश्री लाई वई जी को। आप क्वांगटोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय चीन में हिंदी विभाग में व्याख्याता हैं। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है सुश्री लाई वई जी। आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी एवं इस मंच से जुड़े सभी हिंदी सेवियों को मेरा सादर नमस्कार। हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। जैसा कि हम सभी को अच्छे से यह विदित होगा कि आज हम सभी यहाँ पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर उपस्थित हुए हैं। अभी मैं अपने विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस मनाने के संदर्भ में कुछ कहने जा रही हूँ। भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में भारत के हर क्षेत्र में फैलाने के लिए वर्ष 1949 से प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत से सुदूर जिन में भी हम हिंदी सीखने और पढ़ाने वाले के लिए ये दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग बहुत धूमधाम से हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर हमारा पूरा हिंदी विभाग हर्षोल्लास के साथ शामिल होता है। अध्यापक एवं विद्यार्थी सभी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। हिंदी दिवस की तैयारी 2 सप्ताह पहले से शुरू कर देते हैं। तो इस शुभ अवसर पर मैं चीन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूँ।
दूतावास में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं और हम हिंदी विभाग के सभी लोगों को इसमें भाग लेने और अच्छे प्रदर्शन को सराहे जाने का भी अवसर प्राप्त होता रहता है। अगर आप हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे विश्वविद्यालय आए तो हमारी तमेदा देकर आप जरूर दंग रह जाएंगे, तो ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की वक्तृत्व प्रतियोगिता न केवल उच्च स्तरीय रहती है बल्कि श्रोताओं का प्रतिसाद भी उत्साहवर्धक रहता है। इसमें हमारे छात्र हिंदी भाषा में भाषण तैयार करते हैं, भारतीय गीत संगीत पर नृत्य तैयार करते हैं, जबकि कुछ छात्र इस अवसर पर निबंध, कविताएं, कहानियां भी सुनाते हैं। इस दिवस से प्रेरित होकर विद्यार्थी हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति, भारत के विकास आदि संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए एक छात्रा को यह महसूस हुआ कि भारतीय कला की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों की कलाओं से पृथक करती है। कुछ छात्रों ने भी उल्लेख किया है कि भारत तेजी से विश्व शक्ति बनकर उभरा है और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा छात्रों को भारतीय संगीत, कविता आदि की भी नई समझ हासिल हुई, लेकिन उन सभी को यहाँ सूचीबद्ध करना असंभव है। यह उल्लेखनीय है कि दूतावास द्वारा हिंदी प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पाने वाले हमारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। छात्रों को विभिन्न भारतीय व्यंजनों का स्वाद लेने में मजा आता है। पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो हिंदी भारतीय संस्कृति की वाहक है। हिंदी के द्वारा जिन और भारत के मध्य आपसी समझ भी बढ़ा सकते हैं। हिंदी दिवस को मनाकर हम हिंदी के महत्व को याद करते हैं और इसका सम्मान करते हैं, इस पर गर्व भी करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर देने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव आदरणीय डॉक्टर रामधारी जी का हार्दिक आभार। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। क्वांगटंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय से अभी हमने चीन से सुशीलाई वेई जी को सुना, जिन्होंने एक सुंदर वक्तव्य दिया और इन्होंने चीन में हिंदी भाषा को हो रहे कार्यों और उसके विविध आयामों पर बहुत सारी जानकारियां दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी को मंच सौंपता हूं, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंच संचालन के लिए आपका स्वागत है श्री अनूप भार्गव जी। धन्यवाद मनोज काशीनाथ जी, और मैं सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को, माधुरी जी को धन्यवाद देता हूं मुझे इस अवसर को प्रदान करने के लिए। जब से ये श्रृंखला शुरू हुई है, हिंदी से प्यार है समूह को गर्व है कि हम सचिवालय के साथ में जुड़े हुए हैं, और ये जो सार्थक प्रयास हो रहा है, जिसकी आज 5वीं श्रृंखला में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उस पे हमें थोड़ी सी खुशी होती है। आगे का कार्यक्रम संचालन करने के लिए मुझे इस बात की भी खुशी हो रही है कि मैं आज मुख्य अतिथि के रूप में जिनका परिचय करवाने जा रहा हूं, वो हमारे प्रयास से शुरू से जुड़ी हुई हैं, श्रीमती सरस दरबारी जी। जब हमने ये प्रयास शुरू किया था तो हमने हिंदी के प्रेमियों को इकट्ठा किया था, लेकिन साथ में हमें कुछ ऐसे प्रबुद्ध साहित्यकारों की भी जरूरत थी जो हमें मार्गदर्शन कर सकें, जो हमें राह दिखा सकें, और सरस जी उनमें से एक थी। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां तक उनके परिचय का सवाल है, सरस जी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। उन्होंने लगभग हर विधा में लिखा है। कविताएं तो वो बहुत अच्छी लिखती ही हैं, दोहे, हाइकू, माहिया, गीत, छंदमुक्त रचनाएं, कहानियां, आलेख,
लघु कथा, शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसमें उन्होंने नहीं लिखा है और एक लंबे समय से लिखती आ रही हैं। हमारे एक समूह में, हमारा एक समूह है किस्से साहित्यकारों के, जिसमें मुझे उनके दिए हुए कुछ रोचक संस्मरण याद आ रहे हैं जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखे थे। तो सरस जी को कुछ विशिष्ट बड़े साहित्यकारों का भी सानिध्य मिला है जो हमसे वो अक्सर साझा करती रहती हैं। सरस जी की बहुत सी किताबें निकल चुकी हैं, 10 साझा काव्य संग्रह, 5 साझा लघु कथा संग्रह। उनका एक साझा संकलन है वासंती बयार। उन्होंने कुछ ब्लॉगर्स के अधूरे सपनों की कसक नाम से एक साझा संस्मरण निकला है उनका। नारी विमर्श में उन्होंने बहुत से विषयों पर लिखा है और बहुत सशक्त, बहुत अर्थपूर्ण शब्दों में उन्होंने नारी विमर्श पे अपने विचार प्रकट किए हैं। मैंने उस पे से कुछ पढ़ा है और बहुत प्रभावित करते हैं। आकाशवाणी से जुड़ी रही हैं, फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया के पैनल पर वो रही हैं और बहुत से सम्मान उनको मिल चुके हैं और मैं उनकी बात नहीं कहूँगा। एक अंतिम में जो मैं एक बात कहूँगा, मुझे बड़ी खुशी है कि उनका जो जन्मदिन है वो मेरे जन्मदिन के सिर्फ ठीक एक दिन बाद आता है। तो वो मुझे हमेशा याद रहता है कि जब मेरा जन्मदिन खत्म होने वाला है तब सरस जी का जन्मदिन शुरू होता है। तो मैं बहुत बहुत आदर और बहुत बहुत सम्मान के साथ सरस जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद। आपकी आवाज म्यूट है सरस जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दी। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। जी। विश्व हिंदी सचिवालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस, भारतीय उच्चायोग, हिंदी से प्यार है, हिंदी गुरुकुल स्पेन, फाहिल अल वतनिया इंडियन प्राइवेट स्कूल कुवैत एवं क्वांगतोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय चीन के सहयोग से आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी में अभिव्यक्ति के इस भव्य आयोजन में उपस्थित विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्रा जी, हिंदी से प्यार है के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी जो संचालन कर रहे हैं, और सभी सम्माननीय अग्रजों को हमारा सादर नमस्कार और अनुजों को असीम स्नेह। आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। हिंदी जिसका उद्गम संस्कृत से हुआ और जिसने व्याकरण पाणिनि के सूत्र से लिया, देवनागरी जिसकी लिपि है और जिसने संस्कृत की वर्णमाला को अपनाया, इन्हें अपनाकर हिंदी समृद्ध हुई और इसीलिए आज विश्व में वो तीसरे स्थान पर है। आज हम सब हिंदी दिवस मनाने हेतु एकत्रित हैं। यद्यपि हमें लगता है कि हिंदी के लिए वर्ष में केवल 2 दिन नहीं अपितु पूरे 365 दिन समर्पित होने चाहिए। असंख्य विशेषताओं से सजी हिंदी एक सरल भाषा है। जैसे लिखते हैं वैसे बोलते हैं, वैसे पढ़ते हैं। हिंदी में लचीलापन है। उसने विश्व की कई भाषाएं जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, चीनी, पुर्तगाली आदि के शब्दों को बहुत ही सरलता से अपना लिया है और इसीलिए तेजी से प्रसारित भी हो रही है। आज नेपाल, सूरीनाम, कनाडा, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस में हिंदी बोलने वाले भारी संख्या में पाए जाते हैं। अत्यंत वैज्ञानिक भाषा जिसके अधिकतर नियम अपवादहीन है। आयोजन के विषय में वार्तालाप करने के लिए जब आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी ने मुझे फोन किया तो थोड़ी देर पश्चात हमें अनुभूत हुआ कि हम तो बोलचाल की भाषा में उनसे बात कर रहे हैं और वो जो कि हिंदी, थोड़ी सी उर्दू, हिंदी मिश्रित थी, परंतु माधुरी जी बिल्कुल विशुद्ध भाषा में, विशुद्ध हिंदी में बात कर रहे थे। उनकी भाषा सुनकर, हिंदी के प्रति उनका समर्पण देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। और जब उन्होंने बताया कि आज हिंदी भाषी छात्र और उनके गुरुजन, उनकी शिक्षिकाएं अपने विचार हिंदी में प्रस्तुत करेंगे तो हिंदी भाषा के सम्मान में सिर्फ और ऊंचा उठे।
भाषा का हमारे जीवन में वही स्थान है जो चेतन प्राणी में शरीर का होता है। भाषा ही हमारे चिंतन, हमारी अनुभूतियों और हमारे व्यवहार का साधन है। भाषा ही हमें अपने भूत अर्थात अतीत, हमारे वर्तमान एवं भविष्य की संभावनाओं से जोड़ती है। भाषा ही किसी देश की संस्कृति, रहन सहन और विचारों का परिचय देती है। और भाषा संपन्न होती है भावों से। भाव हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। आज हिंदी के प्रति हमारा प्रेम ही तो वो भाव है जिसने हम सबको इस मंच पर जोड़ा है। आज हमने 3 विभिन्न देशों के छात्रों को सुना, बहुत आनंद आया हमें सुनकर। शुरुआत करें हम, वाणी जी के स्टूडेंट थे दीपक लांबा जी, जो कक्षा 12 के थे। हिंदी भाषा के महत्व को उन्होंने बताया और इन्होंने ये भी बताया कि वहाँ सांस्कृतिक भवन में कई आयोजन होते हैं, ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होती हैं, निबंध लेखन, कविता लेखन, चित्र प्रतियोगिता बार्सिलोना में होती है। सुनकर इतनी खुशी हुई कि कितना श्रम, कितनी कोशिश, कितनी लगन के साथ इस हिंदी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर कुवैत की राधा आचार्य जी को जब सुना कक्षा 11 की, तो उन्होंने भाषा के अनुभव को साझा किया। गायत्री मंत्र की सुमधुर प्रस्तुति में उन्होंने अपना वक्तव्य जब आरंभ किया तो उसका भावार्थ बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। भाव के विषय में उन्होंने बात की। भाव में इतनी क्षमता होती है जो सब तो जोड़ कर रखती है, वही बात जो हमारे मन में। भगवत गीता के श्लोक के भावार्थों को उन्होंने कितनी खूबसूरती से सुनाया। और शिक्षिका जो थी वाणी अग्रवाल जी, उनकी लगन, उनका मार्गदर्शन, उनका समर्पण साफ दृष्टिगत गोचर हो रहा है। और प्रिय राधा सबको अपनी मधुर स्वर में बहा ले गई। फाहिल अल-वतनिया इंग्लैंड प्राइवेट स्कूल की थी। फिर क्वांगटोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की सुश्री थान छिंग ली, हिंदी के महत्व को उन्होंने भी समझाया। उन्होंने बताया कि एक भाषा संवाद करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। और इतना अच्छा लग रहा था जब वो अपनी तरह से जब बात कर रही थी, तो इतनी खुशी हो रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि एक गैर भाषी, एक अहिंदी भाषी इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा है। हम तो बहुत प्रसन्न हुए सुनकर, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये भी बताया कि अन्य भाषाओं को सीखने की नींव तैयार हो सकती है जब हम आपस में भाषा में बात करें। फिर पूजा अनिल जी की बात करें, उनकी शिक्षिका की, उन्होंने बहुत ही विशुद्ध भाषा में अपनी बात कही, बहुत ही जरूरी बातें कही। उनका मानना है कि क्योंकि जन्मदिन साल में एक बार मनाया जाता है, इसलिए उसका महत्व नहीं घटता। उसी प्रकार जो विश्व दिवस हम मनाते हैं, हिंदी दिवस जो मनाते हैं, वो भी साल में एक दिन मनाने से उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व नहीं घटता। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो वर्ष भर जो सतत प्रयास रहता है, जो हम सारी मेहनत करते हैं, अलग अलग तरह से हिंदी को बढ़ावा देते हैं, वो सब मिलजुल कर उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को बढ़ाता है। फिर विभिन्न गतिविधियों का भी उल्लेख उन्होंने किया। छोटे छोटे कदमों से ही बड़े मैदान पार होते हैं। लोगों की जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदी भाषा को बोलचाल मिलाना आवश्यक। और उसके बाद वाणी अग्रवाल जी, जो अध्यापिका है, हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है फाहिल अल-वतनिया में, उन्होंने भी बताया कि 2 दिन मनाया जाता है, 10 जनवरी और 14 सितंबर, उसका महत्व समझाया। और ये कहा कि मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व बहुत अच्छा है। उनकी भाषा में हमको कवित्व दिखाई दे रहा था। वो जो वक्तव्य बोल रही थी उसमें उन्होंने शुरुआत जो करी, बिल्कुल कहा था जैसे कविता सुना रही। तो अब उनके बारे में हम सब क्या कहें। दोनों ही शिक्षिकाओं ने बहुत ही सुंदर बोला, बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, और लाई वेइचिंग ने इतना अच्छा बोला। उनकी भाषा भी हमें बहुत अच्छी लग रही थी। जो उनकी स्टूडेंट थी, उनका नाम हमें नहीं याद है, वो भी सभी बहुत अच्छा बोल रहे थे और बहुत प्रसन्नता हो रही थी हमको उनको सुन के। अब हम एक बार ये कहना चाहते हैं कि जो शिक्षक होता है, जो उसका कितना महत्व होता है। एक संस्कृत का श्लोक है कि विना गुरुभ्यो गुणरी
विना गुरुभ्यो गुणनीरद्धिभ्यो जानाति तत्त्वं न विचक्षणोऽपि आकर्ण दीर्घायति लोचनोऽपि दीपम विना पश्यति नांधकारे। अर्थात बड़ी बड़ी आंखें होने पर भी जिस प्रकार बिना प्रकाश के कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मनुष्य चाहे जितनी विलक्षण प्रतिभा का स्वामी हो, बिना गुरु से उसे गूढ़ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। एक श्रेष्ठ गुरु निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य को उसके लक्ष्य प्राप्त करने में उसकी मदद करता है, अपने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का संचार करता है। आज छात्रों को बोलते सुना, आज के छात्र अपने परिवेश के प्रति कितने जागरूक हैं, उनके विचार कितने परिपक्व हैं। और विशेष बात तो ये है कि सर्वथा भिन्न भाषा भाषी होते हुए भी वे अपनी बात कितनी दृढ़ता से कह रहे हैं। यही संदेह एक सराहनीय पहल। सबने भरपूर आत्मविश्वास से अपनी बात कही। हिंदी भाषा के लिए उनका समर्पण देखकर अंतस खिल गया। इसके पीछे उनकी लगन, उनका श्रम प्रत्यक्ष दिखाई दिया। इस आयोजन को देख के विश्वास और दृढ़ हो गया कि हिंदी को विश्व भाषा बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। हमारे देश की, हमारे साहित्य की प्रमुख भाषा हिंदी है। संसार की भाषाओं में आज हिंदी का स्थान बहुत ऊंचा है। ये हिंदी प्रेमियों के अथक प्रयासों से ही संभव हो सकता है। भारत में और भारत के बाहर ऐसे अनेक समूह कार्यरत हैं जो विश्व में हिंदी के उत्थान के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। हम आज आप सबके बीच उपस्थित हैं। इसका संपूर्ण श्रेय ऐसे ही एक समर्पित समूह को जाता है जिसका नाम है हिंदी से प्यार। इसके संस्थापक माननीय अनूप भार्गव जी। समूह की प्रस्तावना का सूक्त वाक्य है, हिंदी से प्यार है के साथ जुड़ने के लिए आपका विद्वान होना जरूरी है। एकमात्र शर्त है कि आपको हिंदी से प्यार होना चाहिए। ये दुनिया के कई देशों में मौजूद हिंदी प्रेमियों का समूह है जो हिंदी के अधूरे काम पूरे करना चाहते, और उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। उनके कई स्तंभ हैं, जैसे साहित्यकार पृथ्वीराज और किस्से साहित्यकार, साहित्यकारों के जिसमें मूर्धन्य साहित्यकारों से साक्षात्कारों के बहुत ही रोचक किस्से उपलब्ध हैं, और साथ में संलग्न उनकी तस्वीरें तो सोने पे सुहागा है। इसके अतिरिक्त उनके पास कविता प्रेमियों के लिए भी कई योजनाएं हैं। काव्य की पाठशाला जिसमें मात्रा गणना से लेकर कविता लिखने की विधियां सिखाई जाती हैं, जैसे कविता से प्यार है, आज की कविता, कविता बनी, ऐसे अनेक स्तंभ हैं। कुल मिलाकर हिंदी से प्यार है समूह का हिंदी को विश्व स्तर पर स्थापित करने में बहुत बड़ा है, और समय समय पर विश्व स्तर पर होने वाले ऐसे आयोजन हिंदी को बढ़ावा देने में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे, जैसे आज का आयोजन। आपका ये श्रम साध्य प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय था। आज के इस भव्य आयोजन में आपने हमें जो महती दायित्व सौंपा, उसके लिए विश्व हिंदी सचिवालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय उच्चायोग मॉरिशस एवं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का अतिशय आभार। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। धन्यवाद सरस जी, आपके स्नेह वचनों के लिए। आपका मार्गदर्शन हिंदी से प्यार है समूह को हमेशा एक सही दिशा में ले जाता है, और हमें थोड़ी सी, जैसा मैंने कहा कि हमने ये कहा था कि हमें हिंदी से प्यार है से जुड़ने के लिए आपको हिंदी का विद्वान होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें कुछ विद्वानों की भी जरूरत होती है, तो वो आप उसको पूरा करती हैं और हमें मार्गदर्शन देती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक पहुंच रहे हैं, जहां पर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे औपचारिक रूप से। लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है, मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। एक तो ये कि अक्सर ये सवाल उठता है कि एक हिंदी का एक अलग से दिवस मनाने की क्या ज़रूरत है ना? हिंदी तो हमारे हर दिन हमें मनाना चाहिए, तो मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी एक दिन को अगर हम रेखांकित कर सकें और उसे हिंदी के लिए समर्पित कर सकें, तो उसमें कोई मुझे विशेष बुराई नहीं दिखती, है ना? जीवन तो हमारा पूरा जीवन उत्सव है, लेकिन फिर भी हम अपने जन्मदिन का उत्सव तो मनाते ही हैं अलग से,
है ना। तो ऐसे ही हिंदी को हम हर दिन हमें प्रयोग में लाना चाहिए, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर अलग से हम एक दिन उसको रेखांकित कर सकें और उसे एक उत्सव की तरह मना सकें तो उसमें कोई मुझे बुराई नहीं लगती, है ना। लेकिन एक बात मैंने कही थी कुछ बरस पहले, और वो कुछ थोड़ी सी वायरल सी भी हो गई थी। तो मैंने ये कहा था कि इस हिंदी दिवस पर हिंदी में बात न कीजिए, सॉरी, हिंदी की बात ना कीजिए, हिंदी में बात कीजिए, है ना। हिंदी की बात ना कीजिए, हिंदी में बात कीजिए, कि सिर्फ हिंदी की बात नहीं करिए कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, है ना। और उसमें एक बहुत ही साधारण सी बात है कि आप हिंदी में बात कीजिए, है ना। और अगर इसी बात को आप अगर अपनी जिंदगी में हर दिन अगर ला सकें तो इससे बड़ा हिंदी दिवस का उपहार क्या हो सकता है ना। तो बस इतनी सी बात थी मेरी छोटी सी। और अब हम बढ़ते हैं औपचारिक रूप से धन्यवाद के लिए, और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव श्री शुभांकर मिश्र जी से। शुभांकर मिश्र जी को मैं अक्सर सुनता हूं और जिस खूबसूरती से वो पूरे कार्यक्रम को अपने वक्तव्य में बांध देते हैं वो बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं ऐसा कहता हूं कि अगर आपने पूरा कार्यक्रम ना भी देखा हो और सिर्फ शुभांकर मिश्र जी को सुन लें तो वो काफी होगा। शुभांकर मिश्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनूप भार्गव जी, आदरणीय अनूप भार्गव जी। मैं देख रहा हूं कि आदरणीय सुनीता पाहुजा जी भी द्वितीय सचिव भारतीय उच्चायोग से जुड़ी हैं। यदि वो दो शब्द कहना चाहें तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। जी, स्वागत है सुनीता जी। मैंने आपको नहीं किया क्योंकि आपका चित्र नहीं दिख रहा था, तो अगर आप हैं तो आपका स्वागत है। जी, आप म्यूट पे हैं सुनीता जी। मैं 1 मिनट सुनीता जी का भी परिचय दे दूं तो सुनीता जी भी मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि करीब 15-20 बरस से मुझे उन्हें जानने का अवसर मिला है, और हिंदी के प्रति अलग अलग जगह पर उन्होंने जो काम किए हैं वो सराहनीय हैं। और अब पिछले दो या लगभग 3 वर्षों से मॉरिशस में 3 बरस हो गए आपको, हाँ मुझे ध्यान है। तो मैं अगेन शुरू से हमारे प्रयासों में जुड़ी रही हैं और हिंदी से प्यार है को उन्होंने हमेशा से समर्थन दिया है। तो मैं सुनीता जी का स्वागत करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका और शुभंकर मिश्रा जी का भी। पहले तो सभी को बधाई देती हूँ हिंदी दिवस की। बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां थी, शिक्षिकाओं को मैंने सुना, बच्चों को सुना, आनंद आ रहा था। दरअसल आवाज गड़बड़ा रही थी अगर मैं वीडियो चलाती तो इसलिए मैंने अपने आप को वीडियो से हटा रखा था ताकि सुनना बहुत जरूरी था। तो आप लोग मुझे अच्छे से दिखाई दे रहे थे और मैं सबको मैं समझती हूँ कि जो बच्चों ने कहा और जिस तरह से पता चल रहा है कि उनकी शिक्षिकाएं उनको किस तरह सिखा रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं, तो सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को और आदरणीय भैया, आपको भी अनूप जी अनूप जी बोलने में मुझे कष्ट होता है, भैया ही बोलती हूँ, आपको बहुत बहुत आभार। शुभंकर जी की भी मैं देखती हूँ उपस्थिति हमेशा रहती है। मैं कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हूँ कार्यक्रम से किसी न किसी तरह, कभी फेसबुक से, और इससे तो पहली बार जुड़ी हूँ जूम से। और आदरणीय सरस जी को सुना, बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी एक टिप्पणी भी डाली है। सच में आपको सुनकर ऐसे लग रहा था जैसे हमें आपका जो एक स्नेह और क्या कहूँ कि स्नेह और पूरे प्रेम से भरा हुआ आशीष आपका हमें प्राप्त हो रहा था। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। जब मैं कार्यक्रम शुरू हुआ था तो मैं भी यही सोच रही थी कि हिंदी दिवस, तो बिल्कुल यही बात मेरे जहन में आई कि जब हम जन्मदिन मनाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हम हर साल हमारी उम्र घट रही है, फिर भी हम उसे उत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जो चीज है जो हमें मिली है और जिसे हम मतलब आगे अच्छी संभावनाओं के साथ देखते हैं, तो उसका उत्सव जरूर मनाना चाहिए। और जहां तक हिंदी दिवस की बात करें तो हम हिंदी दिवस के इस एक दिन में हम ये नहीं कहते कि हम एक दिन काम करेंगे, हम इस दिन ये बात करते हैं, सबको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, जागरूक करते हैं। और कहीं ना कहीं उसके लिए जैसे होता है ना, जिन लोगों को हिचक होती हो,
जो ना चाहते हो, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास कभी ना होता हो, उन सबको मैं समझती हूँ प्रेरित करते हैं कि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि जुड़े रहना चाहिए हिंदी से, प्रेम तो करना ही चाहिए, हिंदी की बात भी करनी चाहिए और हिंदी में बात भी करनी चाहिए। तो हम वर्ष भर हिंदी में बात करते रहें, हिंदी में काम करते रहें, इसके लिए जरूरी है कि हम इसका उत्सव भी मनाएं। तो सभी को एक बार बधाई देती हूँ, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुनीता पाहुजा जी, आपने हमारे लिए हमारा मार्गदर्शन किया इस कार्यक्रम में। आपकी उपस्थिति हमारे लिए उत्साहवर्धित करने वाली रही है, ऊर्जस्वी रहा, हमें ऊर्जा प्रदान करती रही है। आप निरंतर हमें सहयोग देती रही है विश्व हिंदी सचिवालय के कार्यक्रमों के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ स्वागत भाषण के लिए डॉक्टर आदरणीय माधुरी रामधारी जी का। आप महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव है। आपने हिंदी की दशा और दिशा को रेखांकित किया, हिंदी दिवस पर प्रकाश डाला और हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बहुत बहुत आभार मैम, धन्यवाद। मैं जैसा कि आप सब ने कहा, आदरणीय अनुज जी ने कहा कि मैं सब पर थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करता हूं, लेकिन आज मेरा ये काम आसान हो गया है क्योंकि अध्यक्षीय भाषण में आदरणीय सरस दरवाड़ी जी ने काफी प्रतियोगियों के बारे में बताया, उनके बारे में चर्चा की। मैं थोड़ा बहुत संक्षेप में कहूंगा, लेकिन प्रश्न यही है कि आज 14 सितंबर से 1949 को जब भारतीय संवैधानिक उपबंधों के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और उसके बाद से हम निरंतर हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। सबने यही बात की कि एक दिन क्यों और हर दिन हम करते हैं। ये अच्छी बात है कि हम सब, और ये हिंदी दिवस एक तरह से देखिए तो एक संकल्प का दिन है, प्रतिबद्धता का दिन है, हमें अपना कमिटमेंट दोहराने का दिन है। और मुझे लगता है कि इस दिन हर को इस बात का स्मरण करना चाहिए कि आने वाले 1 वर्षों में, जैसे कि नववर्ष होता है और हम एक संकल्प लेते हैं, तो उसी तरह से हिंदी दिवस भी एक संकल्प लेने का दिन है कि कैसे कर, और वो कहता है कि कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। तो मुझे ये लगता है कि इन चीजों के आधार पर, क्योंकि हम सब भाषा के, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत उसके लिए करते हैं, तो ये हमें एक स्मरण कराता है कि हमें कैसे बिना किसी तरह के उन चीजों से भटके हुए हमें अपनी भाषा को आगे ले जाना है। सभी प्रतिभागियों ने ये कहा कि भाषा संस्कृति है, भाषा संस्कार है। मैं सुन रहा था श्री हितेश दीपक जी को, हितेश दीपक लांबा जी स्पेन से जुड़े हुए थे, वो हिंदी गुरुकुल के छात्र हैं 12वीं कक्षा के। आपने हिंदी दिवस के एक जीवंत चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया और हमें ये बताया कि आप एक अच्छे पत्रकार बनेंगे हिंदी के, मुझे उम्मीद है, और आपको बहुत बहुत बधाई, असीम शुभकामनाएं। आप इसी तरह लगे रहिए। और ये मैं समझता हूँ कि भाषा का एक बड़ा पक्ष है कि जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स, जो आप में निरीक्षण की शैली है, वो एक दिख रही थी मुझे, और मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से ये स्किल बनाए रखिएगा, क्योंकि ये जो निरीक्षण का जो स्किल है और उसके आधार पर आप भाषा में उसे भाषिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं, एक महत्वपूर्ण पक्ष है और ये भाषा अर्जन के विभिन्न कौशलों में से एक महत्वपूर्ण अवयव है। तो इसका आपका, आप में वो सारे गुण हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुश्री राधा आचार्य जी को सुन रहा था। राधा आचार्य जी कक्षा 11वीं की छात्र हैं, फैप्स डीपीएस की छात्र हैं। राधा जी, आप बच्चे, आप बहुत अच्छा गाती हैं, स्वस्वर वाचन है। आपने संस्कृत में जिस तरह से संस्कृत के शब्दों का उच्चारण कर रही थी और कर्म की महत्ता बता रही थी, आत्मा की नश्वरता को बता रही थी, तो मुझे एक ही शब्द याद आया कि अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा का जो प्रसंग है उसके, इसका एक सार है कि यह नित्य है। शरीर समाप्त हो जाता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। मुझे ये लगता है कि आपने जिस मर्म के साथ गीता को समझाया, गीता एक अपने आप में बहुत गूढ़ दार्शनिक ग्रंथ है भारतीय दर्शन का, उसको आप जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार उसके नए अर्थ, नए मायने निकलते हैं, और आपने उसको बखूबी समझाया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप जैसे लोग, यशस्वी लोग, जब भारत के नागरिक इस तरह से इन चीजों को, इन गूढ़ संकल्पों को इतनी छोटी उम्र में आप समझा रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार आपका विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से। मैं आभारी हूँ सुश्री थान चिंग जी, हिंदी नाम उन्होंने बताया कि आहना है उनका। बहुत बहुत आभार आहना आपका। आपने हिंदी भाषा एवं संस्कृति की वाहिका के बारे में बात की, संगीत की बात को समझने की बात किया, संवाद के माध्यम के रूप में हिंदी के महत्व को समझाने की बात की, संचार कौशल की बात की, और आप एक सबसे बड़ी बात जो इन सब में
आप इन चर्चाओं में मुझे लग रहा था कि आप धारा प्रवाह रूप से हिंदी बोलती हैं। ये बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। हम जब जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उन सब का उद्देश्य यही है कि हिंदी की वाचिक संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पढ़ने की बात एक अलग है, लेकिन जो पहला उपादान किसी भाषा शिक्षण का होता है वो है बोलना। ये यूटिलिटी ओरिएंटेड भाषा की मैं बात कर रहा हूँ कि बिना भाषा को बोले भाषा का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। आप धारा प्रवाह रूप से बोलती हैं। आपने चीन में जिस तरह से हिंदी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, मैं आशान्वित हूँ। विश्व हिंदी सचिवालय आपकी प्रतिभागिता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं सुन रहा था हिंदी की अध्यापिका हैं, संस्थापक हैं हिंदी गुरुकुल स्पेन से श्रीमती पूजा अनिल जी का। आपने ही बात छेड़ी थी कि हिंदी दिवस एक दिन क्यों, हर दिन के लिए। ठीक, बहुत सही कहा आपने, और इसी से मुझे ये कविता पढ़ने की जरूरत महसूस हो गई। तो बहुत बहुत आभार। आपने विभिन्न तरीकों से भाषिक विकास के कौशलों की बात की। मुझे लगता है कि आप क्या हिंदी गुरुकुल स्पेन में जिस तरह से आप भाषा शिक्षण अर्जन और भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आपने जीवित रखा है, वो हम सब के लिए एक समझिए तो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा स्वरूप है, प्रेरणादायी है। बहुत बहुत आभार आपका एक बार पुनः। मैं आभारी हूँ श्री वाणी अग्रवाल जी का। आप हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं फैप्स बीपीएस में। आपने कहा कि आप बीपीएस आर के पुरम की में अध्यापिका रही हैं। बहुत समय तक मैं भी आर के पुरम में, मैं कार्यालय मेरा आर के पुरम में था। आपने केंद्रीय हिंदी निदेशालय का नाम सुना होगा। मैं वहाँ अनुसंधान अधिकारी हुआ करता था, बगल में ही डीपीएस आर के पुरम हुआ करता है। आपने कई पक्षों की बात की, आपने वाचिक परंपरा की बात की, आपने मुद्रित परंपरा की बात की, और फिर से वाचिक। कहते हैं ना कि इतिहास एक बार दूर आता है अपने आप को। तो जब आप देखेंगे तो साहित्य, अब जो हम सभ्यता के आदिकाल में जो वेद पुराण और ये सब जो वाचिक परंपरा के ही ग्रंथ हुआ करते थे, और फिर मुद्रित परंपरा आई, और फिर से जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना आया तो हम देख रहे हैं कि फिर से हम वाचिक परंपरा की ओर जा रहे हैं। तो वाचिक परंपरा, और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो वाचिक माध्यम की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं हिंदी दिवस के अवसर पर। तो ये एक अच्छा अवसर भी है, और हिंदी के भाषा एक बार फिर से विमर्श करने की जरूरत है कि हिंदी में वाचिक परंपरा को और कैसे निखारा जा सकता है। बहुत बहुत आभार मैम आपका। आपने सारगर्भित तरीके से जिस तरह से हिंदी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निखारने का प्रयत्न कर रही हैं आप डीपीएस फैप्स डीपीएस के माध्यम से, बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ सुश्री लाई बेई हैं, व्याख्याता हैं, हिंदी विभाग कांगतुंग विश्वविद्यालय में, चीन से हैं। आपने हिंदी दिवस धूमधाम से वहाँ मनाया जाता है, उत्साह से मनाया जाता है, और आपने उसके भव्य आयोजन के बारे में बताया। भारत में भव्य आयोजन होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश में चीन में जब हिंदी का भव्य आयोजन किया जाता है तो वो सब आप लोगों की वजह से होता है। आप लोगों की प्रतिभागिता, आप लोगों की उत्साहवर्धिता की वजह से होता है, और इसके लिए मैं भारत गणराज्य का नागरिक होने के नाते मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस तरह से हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हिंदी के लिए सेवा कर रहे हैं, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है। हम हार्दिक आभारी हैं हम आपको शब्दों से जितना आभार प्रकट करें वो कम है। मेरे लिए, मेरे हिसाब से उतना कम है। आपका योगदान हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के लिए जो हो रहा है चीन में कर रहे हैं आपके माध्यम से, बहुत बहुत आभार आपका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ सरस दरवाजी जी का, जो अध्यक्षीय भाषण में थे। आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया था, क्योंकि आपने जिस सरल शब्दों में हमारे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया, वो हम सब के लिए एक अनुकरणीय है, हम सब के लिए एक पथ प्रशस्तक के रूप में, मेरे लिए पथ प्रशस्तक के रूप में था। आपने भाषिक उद्गम पर प्रकाश डाला, संस्कृत की बात की, आपने असंख्य भाषाओं की विशेषताओं की बात की, और जो सबसे बड़ी बात आपने की है कि भाषा के लचीलेपन का। कोई भी भाषा जो दृढ़ रहेगी, जो दृढ़ता के साथ चलेगी और जिसमें लचीलापन नहीं रहेगा, मैं भाषा की ही बात नहीं करूँ, यदि हम व्यक्ति में भी यदि लचीलापन नहीं है, यदि हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो भाषा या व्यक्ति विकास कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि लचीलापन किसी भी भाषा का, सहिष्णुता, सामाजिक समरसता के लिए, इस सब के लिए आवश्यक है। तो आपने जिस तरह से बात की, और हिंदी शुरू से ही लचीली भाषा रही है, हम सब जानते हैं कि कैसे हिंदी दूसरी भाषा के शब्दों को बड़ी आत्मीयता से आत्मसात करती है और फिर उसे अपना लेती है।
तो बहुत बहुत आभार। आपने भाषा के जिस पक्ष को लचीलेपन की बात की, उसके एडेप्टिव नेचर्स की बात की, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। एक बड़ा भाषिक विमर्श है, चाहे वो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की संकल्पना के संदर्भ में हो, चाहे भाषा के नेचुरल विकास की बात जब हम करते हैं तो उस समय भी लचीलेपन की बात आती है। और आजकल का पूरा समाज जो हिंदी, चाहे वो शिक्षण का, जो हिंदी शिक्षण का पूरा समाज, वो सब लचीलेपन पर ही आधारित है। हम अक्सर सुनते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हम कहते रहे हैं कि फ्लेक्सी लर्निंग, ईज ऑफ यूज, ये सारी चीजें लचीलेपन की ही ओर बताते हैं कि ठीक है, आइए हम आपको सिखाते हैं, हम आपकी तरह से मोल्ड करने को तैयार हैं। तो ये एक लचीलापन भाषा का, व्यवस्था का, समाज सबके लिए आवश्यक है। और आपने जिस तरीके से भाषा के प्रसंग में उसको समझाया, हमारे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया, अध्यापकों और शिक्षा कर्मियों को प्रेरित किया, निस्संदेह काबिल तारीफ है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरा काम तो आसान किया ही, और साथ में जिस तरह से हमारे प्रतिभागियों को किया, निस्संदेह उनके लिए भी और हम सब के लिए प्रेरणादायी है। बहुत बहुत आभार। मैं विवेक मणि त्रिपाठी जी का आभारी हूँ। विवेक मणि त्रिपाठी जी चीन से जुड़े थे और चीन से आज बहुत अध्यापक, शिक्षाकर्मी जुड़े हैं, अध्यापक, छात्र जुड़े थे। ये सब उनके प्रयत्नों का भी मुझे लगता है कि प्रयत्नों का ही फल एक तरह से हो सकता है कि कैसे वो चीन में हिंदी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के वाहक हैं। बहुत बहुत आभार। मैं आदरणीय अनूप भार्गव जी को भला कौन भूल सकता है। अनूप भार्गव जी हमारे सभी कार्यक्रमों में जुड़े हैं। तो मैं आपकी विद्वत शैली, आपकी वाणी से मैं शुरू से ही मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं आपका अनुकरण करता रहा हूँ और आप मेरे लिए रोल मॉडल की तरह हैं। बहुत बहुत आभार आपका। जहाँ तक मैं भाषा के प्रश्न की बात करता हूँ तो मैं आप सबको यहाँ सूचित करना चाहता हूँ कि जब भारत में धारा 343 से लेकर 351 तक भारतीय संवैधानिक उपबंधों की चर्चा है हिंदी को लेकर के, तो भारत में लगभग 7 से 8 संस्थाएं काम करती हैं। मुझे लगता है कि जब आपको हिंदी शिक्षण अधिगम में किसी भी तरह की कोई समस्या आती हो तो, और वो सब वेबसाइट्स पे उनकी सामग्रियां उपलब्ध है, चाहे वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो, चाहे वो केंद्रीय हिंदी संस्थान हो, भारतीय भाषा संस्थान हो, पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बात करनी हो तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग हो, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हो। मैं आपको ये सूची इसलिए यहाँ दे रहा हूँ कि जो लोग इससे अवगत नहीं है और यदि हिंदी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनको किसी भी इस तरह की जरूरत है तो आप इन संस्थानों के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे देखिए, आपको बहुत सारी सामग्रियां प्रचुर रूप में सामग्री उपलब्ध है और वो आपको जरूर इसके लिए सहायता करेगी। अधिक भटकने की यूट्यूब पर इन चीजों पे जरूरत ना भी भटकें आप, और आप इन संस्थानों के वेबसाइट्स पे जब आप सर्फ करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भारत सरकार और मॉरिशस सरकार की द्विपक्षीय संस्था विश्व हिंदी सचिवालय भी है। आप हमसे भी जुड़िए, अधिकाधिक जुड़िए, चाहे वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए हो या हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में, हिंदी के आधारभूत संरचनाओं के लिए हो। आप हमसे जुड़िए, हमें अच्छा लगेगा। हम आपके लिए ही, हम लाभार्थियों के लिए ही बने हैं ताकि हम हिंदी के वैश्विक स्तर पर और ये जिन संस्थाओं का जिक्र किया है वो देशीय स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार को कैसे सुनिश्चित करें। बहुत बहुत आभार। मैं उन सब का जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, भारतीय उच्चायोग के मॉरिशस का हिंदी से प्यार है, इनका पाहिला अल्बतानिया इंडियन प्राइवेट स्कूल का, मैं 2 मिनट में करती हूँ, चीन का, और हिंदी में के इन सब संस्थाओं का जो इस हमारे सरोकार से जुड़े, विश्व हिंदी सचिवालय के साथ जुड़े, आप सबको मेरी ओर से, विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार। जय हिंद, जय मॉरिशस, जय हिंद। आभार ज्ञापन, हाँ, आभार ज्ञापन में मैं सचिवालय के 2 कार्यकर्ताओं के नाम लेना चाहूंगी। एक हैं श्री प्रकाश वीर जी, वास्तव में विश्व हिंदी सचिवालय के आईटी ऑफिसर, हमेशा हमारे कार्यक्रमों जो आभासी कार्यक्रम हैं उसके तकनीकी पक्ष संभालते आए हैं, लेकिन आज किसी कारणवश उनकी सेवा उपलब्ध नहीं हो पाई और पहली बार के लिए श्री प्रकाश वीर जी ने यह दायित्व संभाला और बहुत ही सफल वे रहे। श्री प्रकाश वीर जी को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद समर्पित करती हूँ। और मन संचालन का दायित्व श्री प्रकाश वीर जी का था, परंतु उन्हें अलग दायित्व दिया गया। तो फिर कार्यक्रम से केवल 3 घंटे पूर्व
डॉक्टर काशीनाथ जी से निवेदन किया गया कि वे मंच संचालन करें, और वे यात्रा पर निकले हुए थे और रास्ते पर ही उन्होंने गाड़ी को किनारे में रखकर मंच संचालन किया। डॉक्टर काशीनाथ जी को इस समर्पण के लिए बहुत बहुत आभार। तो कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव के कारण ही इस प्रकार का कार्यक्रम संभव हो पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद काशीनाथ जी, प्रकाशवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी को एक बार फिर से। और अब हम कार्यक्रम की समाप्ति पर हैं। जाते जाते मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं जो मुझे ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन ये उपयुक्त हैं इसलिए मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा। तो किसी ने कहा था कि कुछ समस्याओं के निवारण नहीं होते और कुछ भावनाओं के उच्चारण नहीं होते। जिंदगी एक उत्सव है, आओ उसे जी लें, खुशियां मनाने के कारण नहीं होते। तो आज जो हिंदी दिवस हम मना रहे हैं उसको इसी तरह एक उत्सव के रूप में मनाएं। आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय उच्चायोग की ओर से भी सभी का आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई माधुरी जी सुंदर कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद बहन जी जुड़ने के लिए। जी जी बहुत धन्यवाद। आप हमेशा जूम पर ही जुड़िएगा, फेसबुक पर मत जुड़िएगा। ठीक है ठीक है।